हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूंगा वो है हमारे 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक। और जो ये मैंने क्वालिटी कंसेप्ट की सीरीज शुरू की है, 2 वीडियो इस पर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसमें मैं डिस्कस करूंगा क्वालिटी कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में 2 इम्पोर्टेंट फिनोमेना, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर और ऑगर इफेक्ट, और साथ साथ एक टर्म जो एसिमेट्रिकल एनर्जी टर्म होती है सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला में, उससे से रिलेट करके बताऊंगा कि ये टर्म्स जो है एसिमेट्रिकल एनर्जी टर्म, इससे हमारा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर और ऑगर इफेक्ट जो है कैसे एक्सप्लेन होता है। बेसिकली हमारे पास जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाइन होती है वो ये बताती है कि दुनिया के वो न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो 2 न्यूक्लियस विच हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दे आर मोर स्टेबल इन कंपैरिजन ऑफ दो न्यूक्लियस विच हैव एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड वाइस वर्सा। मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो ये कहना है कि अगर हम मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाइन को देखें तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाइन हमारी जो प्लॉट है, मैंने कुछ यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाइन में जो ये कर्व है उसको समझने का प्रयास करें। ये प्रोटॉनों की संख्या है इधर और ये न्यूट्रॉनों की संख्या है। अगर n/p की वैल्यू 1 रहती है न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियस जिनमें n/p की वैल्यू अप्रॉक्स 1 रहती है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस हैं। उसमें हम एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे 2He4 है तो उसमें देखेंगे कि 2He4 में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों 2 होंगे, और जब हम n/p की रेशो देखेंगे तो 2/2 से उसकी वैल्यू 1 होगी। उसी हिसाब से अगर कार्बन 612 का देखें बाइंडिंग एनर्जी, वो भी बाइंडिंग एनर्जी कर्व में पीक शो करता है, तो वहाँ पे भी Z की वैल्यू 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है। तो हाँ, अगर हम n/p की रेशो देखते हैं तो वो भी 1 मिलती है। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, ऑक्सीजन 116 को देखते हैं, तो ऑक्सीजन 116 में Z की वैल्यू 8 रहती है और उसके अलावा N की वैल्यू भी 8 रहती है, और वो भी एक बहुत स्टेबल न्यूक्लियस है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि दुनिया के वो न्यूक्लियस जिनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या इक्वल रहती है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाइन हमसे ये कहती है कि अगर N और P में हम कर्व खींचें तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाइन जो है वो करीब करीब स्ट्रेट लाइन की तरफ जाती है। हालांकि ये देखा जाता है कि जब न्यूक्लियस के साइज बड़े हो जाते हैं, तो क्योंकि न्यूक्लियस के साइज बड़े होने से क्या होता है, जैसे हम केस उठाएं यूरेनियम 238 का, तो वहाँ n/p की वैल्यू 1 से डिपार्चर करने लगती है, और जब 1 से बहुत ज़्यादा डिपार्चर कर जाती है तो अनस्टेबिलिटी पैदा होती है, और उस समय पे संभावना ये बन जाती है कि न्यूक्लियस जब ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो अल्फा टिके, बीटा टिके और गामा टिके जो है वो करता है, और उनका जो सबसे मेन रीजन होता है वो अनस्टेबिलिटी कॉज होता है। मैं सदा से कहता रहा हूँ कि दुनिया की जितनी भी प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस, उनका जो मेजर कारण है होने का वो होता है कि सिस्टम क्या चाहता है, स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है। अगर सिस्टम में किसी भी तरीका की अनस्टेबिलिटी होती है तो अनस्टेबिलिटी को किसी भी तरीका से स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए दुनिया की सारी नेचुरल प्रोसेस होती हैं। अब वो अनस्टेबिलिटी के जो कॉज होते हैं, जैसे साइज न्यूक्लियस का बहुत बड़ा है, तो अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा है तो बड़े साइज को कम करने के लिए न्यूक्लियस जो है ऑलवेज अल्फा टिके करता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है प्रोटॉन से, तो न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। यहाँ पर मैंने फिनोमेना में लिखा है, ये यहाँ लिखा हुआ है कि अगर न्यूट्रॉन एक्सिस में हो जाते हैं तो न्यूट्रॉन डिके करता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। इसके साथ क्या होता है कि न्यूट्रॉन अगर ज़्यादा है तो न्यूट्रॉन जो है कम किस तरीका से होंगे, न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट कर जाए, किसमें कर जाए, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। तो यहाँ पे जब ये प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में होता है तो इसका नेट कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो घटती है और प्रोटॉनों की संख्या न्यूक्लियस के अंदर वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि n/p की रेशो 1 की तरफ को अप्रोच करती है। तो जो हमारी मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाइन है वो ये बताती है कि अगर n/p की वैल्यू 1 है तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज और बनती हैं। एक पॉसिबिलिटीज क्या बनती है कि n/p की रेशो 1 से ज़्यादा हो, और एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि n/p की रेशो 1 से बहुत कम हो। अगर ऐसा होता है तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज में क्या होगा कि न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में फॉर्मेशन से प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ेंगे, न्यूट्रॉन कम होंगे, तो n/p की रेशो 1 की तरफ अप्रोच करेगी। तो जितने भी बीटा रे होते हैं नाभिक के न्यूक्लियस के अंदर, जितने भी बीटा एमिशन होते हैं ज़्यादा, वो उनमें होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन एक्सेस में होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ द प्रोटॉन। इवन तो न्यूक्लियस चाहता है जब Z की वैल्यू ज़्यादा हो तो न्यूक्लियस की टेंडेंसी ऑलवेज रहती है कि थोड़े से न्यूट्रॉन एक्सेस में हो,
इसलिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाइन सीधी स्ट्रेट ना जाके ये देखा जाता है कि जब प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होने लगती है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाइन थोड़ी सी डिपार्चर करने लगता है, ये कर्व इस तरीका से कर्व जाता है। और उससे हमें ये पता चलता है कि नाभिक न्यूट्रॉन चाहता है ज़्यादा हो जाए। उसका रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन बढ़ता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन को काउंटर बैलेंस करने के लिए अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एक्सिस में रहते हैं, खासतौर से जहाँ जेड ज़्यादा है, तो उससे ये फायदा होता है कि न्यूट्रॉन के एक्सिस में होने से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में पाई मेसोन एक्सचेंज ज़्यादा होगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में रिपल्सन नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है, चार्जलेस पार्टिकल है। तो उसके चलते क्या होगा कि न्यूट्रॉन ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, नाभिक में होगा कि न्यूट्रॉन आपस में पाई मेसोन एक्सचेंज से एक अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स पैदा करेंगे जिससे न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो ये देखा जाता है कि अगर n/p की वैल्यू 1 से थोड़ी डिपार्चर भी कर जाती है, खासतौर से बड़े साइज के न्यूक्लियसों में जहाँ जेड ज़्यादा होता है, तो वो न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ये जो स्टेबिलिटी लाइन है थोड़ी सी डिपार्चर करने लगती है और वो न्यूट्रॉन को फेवर करती है। मीन्स नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन थोड़े ज़्यादा हो प्रोटॉन से, तो सो फार सो गुड, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि अगर वो लगातार बढ़ते चले जाए तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। अगर वो वैल्यू 1.5 या उससे कहीं ऊपर निकलने लगती है तब क्या होने लगता है, न्यूट्रॉन जो है डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। जब ये फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है न्यूक्लियर फोर्स जनरेट नहीं करता क्योंकि इसके ऊपर पाई मेसोन क्लाउड नहीं होता। पाई मेसोन क्लाउड होता है केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। तो पाई मेसोन क्लाउड से ही न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होते हैं, जो मैं लगातार बताता रहा हूँ, उसी चीज़ को इलोबरेट करके बता रहा हूँ। तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि जो हमारा ये प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो का फॉर्मेशन हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर जब ये फॉर्म हो जाता है तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये न्यूक्लियस के अंदर स्टे कर पाए, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी है अगर न्यूक्लियस में स्टे करना चाहता है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होनी चाहिए, जबकि इसके पास जो एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा जितनी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से कम होती है। तो ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस में स्टे नहीं कर पाता और बाहर निकल जाता है न्यूक्लियस से। और इस तरीका के क्योंकि जो सैंपल होती है न्यूक्लियस में वो 10 की पावर 23 और इसकी ऑर्डर की होती है। 10 की पावर 23 के ऑर्डर से क्या होता है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि उनमें बहुत सारे न्यूक्लियसों का डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, जिससे क्या होता है लगातार बीटा रेज इमिट होती रहती हैं। और वो जो बीटा रेज हैं वो बहुत एक साथ बहुत सारी जब इमिट होती हैं तो वो हमारे स्क्रीन कहलाती हैं और उनको हम जो स्क्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बीटा रेज कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर एक चीज़ सदा ऑलवेज याद रखें, मैं पहले भी डिस्कस की है मैंने कई बार ये बातें, कि अगर साइज न्यूक्लियस रिड्यूस करना चाहता है तो न्यूक्लियस का साइज रिड्यूस होता है अल्फा डीके से तेजी के साथ। अगर नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन ज़्यादा एक्सेस में हो जाते हैं तो उस समय पे बीटा रेज का फॉर्मेशन होता है, बीटा रेज इमिट होती हैं। और अगर न्यूक्लियस हायर एनर्जी स्टेट्स पे होता है, एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स में होता है और उस पर एक्सेस एनर्जी होती है, तो उस एक्सेस एनर्जी को इमिट करने के लिए क्या करता है, वो गामा रेज का इमिशन करता है। तो याद रखिए, टू रिड्यूस द साइज क्या होगा, अल्फा रेज का इमिशन होगा नाभिक से। और अगर न्यूट्रॉन एक्सिस पे होंगे तो उस समय पे क्या होगा कि न्यूट्रॉन एक्सिस पे होने पे बीटा डीके होगा, और अगर एक्सेस एनर्जी है तो गामा डीके होगा। कंपटीशंस में रेगुलर पूछा जाता है, इंटरव्यू में लगातार ये चीज़ें पूछी जाती हैं जो मैं भी डिस्कस कर रहा था। साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उस पॉसिबिलिटीज़ में ये है कि अगर हमारा प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूक्लियस के अंदर तो क्या होगा। बेसिकली अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं न्यूट्रॉन से और न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसके चलते क्या होता है कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, उस डायग्राम को समझें पहले। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में यहाँ मैंने दिखा रखा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ दिखाया हुआ है। एक के सेल है, के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, हम सब जानते हैं 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, जहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे हम के सेल कहते हैं। फिर हमारी एल सेल होती है, एल सेल में 2n² हिसाब से अगर n बराबर 2 रख देते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद फिर m उसी तरीका से सेल भरी जाती है, m में फिर आगे 18 तक जाते हैं और आगे फर्दर हम दिखा सकते हैं। ये इस पर निर्भर करेगा कि साइज ऑफ द जो न्यूक्लियस है वो किस ऑर्डर का है। अगर साइज ज़्यादा है तो सेल हमारी ज़्यादा हो जाएंगी, KLMN तक चली जाएंगी, और अगर हमारा साइज छोटा है न्यूक्लियस में तो सेलों की संख्या कम हो जाती है। वो इस पर निर्भर करेगा कि अगर हमारा न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि हम सब जानते हैं
जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतनी बाहर की ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिसके चलते क्या रहता है कि जो हमारे KLMN है, इन जो सेल हैं इनके अंदर वेरियस इलेक्ट्रॉन्स फिलअप रहते हैं। अब हम देखें कि बेसिकली जो न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉनों पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे। तो एक हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या थी, हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक थी जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल में है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब इक्वल में है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, तो तब पॉसिबिलिटी है ना तो अल्फा डीके होगा ना बीटा डीके होगा। और अगर हमारे पास जो दूसरी पॉसिबिलिटी है जब न्यूट्रॉन एक्सिस में हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है जब प्रोटॉन एक्सिस में हो। अगर हमारे प्रोटॉन एक्सिस में होंगे तो K सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि K सेल न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, तो K सेल के ऊपर वो फोर्स लगाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं एक कूलम फोर्स हम पढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं कि इफ देयर आर 2 चार्जेस Q1 and Q2 and if they are kept at the separations of R then they exert a force upon each other। और उस फोर्स की स्ट्रेंथ हम बताते हैं कि वो फोर्स की स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसमें क्या होगा कि Q1 जो चार्ज है वो Q1 चार्ज हम मान लें न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, क्योंकि सब जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, तो Q1 की जो वैल्यू होगी वो होगी Z × E। और इलेक्ट्रॉन जो हम K सेल का है वो अगर हम ले लेंगे उसके पास हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो -e होता है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमारा होगा 1/4πε0 ZE × -e/r²। तो जब हम फोर्स की वैल्यू को कहेंगे तो फोर्स की जो स्ट्रेंथ आएगी वो हमारी आएगी 1/4πε0 ZE × -e/r²। अगर यहाँ से हम ध्यान लगाएं तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और R जो होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, क्योंकि हम सभी वाकिफ हैं इस चीज़ से कि जो ये ऑर्बिट है ये एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। सदा याद रखें कि जो न्यूक्लियस है उसका जो साइज है वो फर्मी के ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का, और जो हमारी ऑर्बिट हैं उनके जो साइज होते हैं वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर के होते हैं। सदा आंसर बात करते समय इस चीज़ को याद रखें, कंसेप्चुअली याद रखें। अगर हम इस फॉर्मूले में जाएं, इसी फॉर्मूले में, तो ये वैल्यू देगा 9 × 10⁹ 1/4πε0 की वैल्यू होगी 9 × 10⁹ और R की वैल्यू है एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की, मींस 10⁻⁻10। तो फोर्स की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो 9 × 10⁹ तो ऊपर पहले से था 1/4πε0 के कारण, R² जो नीचे से जाएगा वो 10⁻20 ऊपर पावर करेगा। अब ये स्ट्रेंथ इन दोनों फैक्टरों को देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन Z × E × -e उसके चलते क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसमें है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो 10⁻⁻19 के ऑर्डर का होता है, तो यहाँ पे भी कितनी वैल्यू आएगी, तो ये स्ट्रेंथ को, फोर्स की स्ट्रेंथ को काफ़ी कम कर देगा, जिसके चलते क्या होगा कि जो फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा वो उतना पावरफुल नहीं रह जाएगा, क्योंकि E² 10⁻20 के साथ मल्टीप्लाई हमें करनी है। अब Z क्या करेगा, Z की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। हम समझें इस चीज़ को कि अगर प्रोटॉनों की संख्या पर फोर्स डिपेंड कर रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्स या कूलम फोर्स है वो किस पर निर्भर करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं उनकी स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। तो अगर संख्या ज़्यादा है Z तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो क्या करेगा, जो एक K सेल है, क्योंकि K सेल न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो K सेल से क्या कर लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने का प्रयास करेगा। कौन, प्रोटॉन। तो जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग। व्हाई दिस इज सेड टू बी सो, क्योंकि कैप्चरिंग जो हो रही है इलेक्ट्रॉन की वो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की हो रही है। सब जाने इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। कहाँ है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में केवल उस समय फॉर्म होता है तब जब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में डिके करता है। अदरवाइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट में घूमते हैं। तो ये जो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, कौन कर लेता है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके क्या बना लेता है, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। मैंने यहाँ पे प्रोसेस लिखी है, यहाँ लिखा रखी है इधर की तरफ, मैं यहाँ से फिर लिख रहा हूँ कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर का जो प्रोडक्ट है वो होगा प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, वो न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो ये न्यूट्रॉन हो गया है और आगे जो आ रहा है वो हमारा होगा, ये तो आ जाएगा न्यूट्रॉन और ये आ जाएगा हमारा न्यूट्रिनो। एक चीज जो कभी मिस ना करें इस कंसेप्ट को, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कैप्चर में
न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो बनते हैं। जबकि यहाँ जब डिके हुआ था, यहाँ मैं समझा रहा था, जब न्यूट्रॉन डिके करता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, तो यहाँ पे हमारा एंटी न्यूट्रिनो का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक टर्नर पर पूछा जाता है, इस प्रोसेस को कंप्लीट कराता है कई बार और इस प्रोसेस को लगातार पूछता है। तो जैसे पूछेगा आपसे कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होगा, तो ध्यान रखें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा के सेल से कैप्चरिंग होगी। आप कहेंगे कि सर के से ही क्यों कैप्चरिंग होगी, क्योंकि के सेल सबसे क्लोज है। अगर न्यूक्लियस के सबसे पास है कोई सी सेल तो वो के सेल है, तो के सेल से कैप्चरिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। एल सेल, क्योंकि जो एल सेल में इलेक्ट्रॉन जब दूर होते हैं कहाँ से, न्यूक्लियस से, तो ज्यादा दूर होने से क्या होता है कि वहाँ ज्यादा दूर होने की वजह से उसकी कैप्चरिंग के चांसेस कम रहते हैं। हालांकि कभी कभी एल सेल कैप्चरिंग भी होती है जहाँ एल सेल से भी इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होती है वो के सेल कैप्चरिंग की होती है। उसके बाद जाने कि जब के कैप्चरिंग हो जाएगी और उनका इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाएगा के सेल से, उसके बाद क्या होगा। तो जैसे के सेल से इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तो उसके बाद के सेल के अंदर वैकेंसी जो खाली होगी, के सेल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा जो कैप्चर हुआ है। तो क्या करेगा, एल सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एल सेल का इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा, के सेल में, क्योंकि एल को एल सेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको स्टेबिलिटी एल सेल के मुकाबले कहाँ जाता है, के सेल में। मैं लगातार कहता रहा हूँ कि जितनी भी दुनिया की नेचुरल प्रोसेस होती हैं वो सब स्टेबिलिटी के लिए होती हैं। तो क्या करेगा, एल सेल का इलेक्ट्रॉन जब के में जंप करेगा तो फोटोन इमिट करेगा, उन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस। तो hν जो होगा, जो हम सब जानते हैं, जब भी फोटोन पैदा होता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी अगर उसे न्यू लें तो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो hν होती है, जहाँ प्लैंक कांस्टेंट है। तो hν की जो वैल्यू है वो होगी हमारी e के माइनस EL। दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो e के माइनस EL वो किसके इक्वल हो जाएगा, hν के। तो यहाँ पर जो फोटोन क्रिएट हुआ जब एल सेल से के सेल में इलेक्ट्रॉन कूदा, तो इसकी पॉसिबिलिटीज देखें कि जो फोटोन प्रोड्यूस हुआ है जिसकी जनरली जो वेवलेंथ है वो एक्सरे के ऑर्डर की होती है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज ये होती है कि वो एल सेल से जो इलेक्ट्रॉन जंप किया है और उस समय पर फोटोन पैदा हुआ है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज दो पॉसिबिलिटीज है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो वो क्या करें कि वहाँ से फोटोन जब प्रोड्यूस हुआ है उस किसी भी इलेक्ट्रॉन से कोलिजन ना करे और फोटोन बाहर निकल जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या होती है, दूसरी पॉसिबिलिटी जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ में जो जहाँ सामने इलेक्ट्रॉन आएंगे जब वो निकल के आएगा तो वो दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है उससे कोलिजन कर ले। अब कोलिजन में ये पॉसिबिलिटी है कि कोलिजन तो करता है लेकिन उसके पास एनर्जी कम है, कितनी जितनी उस इलेक्ट्रॉन से को उस सेल से निकालने के लिए चाहिए। अगर उसकी एनर्जी उससे कम है, जितनी उस इलेक्ट्रॉन से जिससे उसने कोलिजन किया वहाँ से निकालने में वो समर्थ नहीं है, तो वो टकरा के भी सीधा निकल जाएगा। क्या करेगा, उसकी पोजीशन को परिवर्तित नहीं करेगा, सीधा निकल जाएगा वहाँ से। और अगर उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो क्या करे, टकराने के बाद में उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, अगर वो ऐसा कर पाता है तो क्या करेगा, वो जैसे ही कोलिजन करेगा और उस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो जो अगर एल सेल से उस इलेक्ट्रॉन को अगर वो निकाल पाता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो उसके साथ आ गया है, जो फोटोन टकराया था, तो वो इलेक्ट्रॉन हमारा कहलाता है ऑगर इलेक्ट्रॉन। और ये जो इफेक्ट कहलाता है उसको हम कहते हैं ऑगर इफेक्ट। तो ऑगर इफेक्ट क्या है कि ऑगर इफेक्ट जो है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बाद पिक्चर में आता है। इस बात को फिर से समझे, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा तभी ऑगर इफेक्ट होगा, लेकिन इसका कन्वर्सन सही नहीं है। मींस ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है और ऑगर इफेक्ट जरूर होगा, इट मे बी और इट मे नॉट बी। इस बात को फिर से समझने का प्रयास करें कि जब हमारा के सेल से कैप्चरिंग होती है तो के सेल से जो इलेक्ट्रॉन है उसे कैप्चर करके क्या करता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो में परिवर्तित हो जाता है, और जो हमारा यहाँ से फोटोन पैदा होता है जो के और एल सेल के रीजन में जाएगा। तो इन इलेक्ट्रॉनों जो एल सेल के इलेक्ट्रॉन थे, इन एल सेल के इलेक्ट्रॉनों से उसके टकराने के चांसेस हैं। फ्री बैक चांस नहीं है, मैं फिर से समझाता हूँ क्यों चांस नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत तेजी के साथ ऑर्बिट में मूव करते हैं। उस तेजी के साथ मूव करने से क्या होता है कि जब फोटोन है वो भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है, तो उनके आपस में टकराने की संभावना कम होती है। कम इसलिए होती है कि एटम ज्यादातर होलो होता है, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है और बड़ी होती है, तो क्या होता है वो छोटा सा स्पेस घेरता है। उसके चलते क्या होता है, बीच में बहुत सारा खाली स्पेस होता है, जिसके चलते उन रीजनों से वो निकल जाता है और संभावना जो है कम रहती है टकराने की। लेकिन अगर वो टकरा जाए
तो एनर्जी थी ई के माइनस ई एल। किसके पास थी एनर्जी? जो हमारा फोटोन एमिट हुआ था उसके पास एनर्जी ई के माइनस ई एल होगी। और अगर उसकी एनर्जी एल सेल के जो बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की उससे ज़्यादा है, मीन्स ई के माइनस ई एल अगर हमारा किससे ज़्यादा है, मैंने यहाँ लिखा होगा कि अगर ई के माइनस ई एल की वैल्यू, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ समझाया है इस चीज़ को कि अगर ई के माइनस ई एल की वैल्यू अगर ई एल से ज़्यादा है एल सेल की बाइंडिंग एनर्जी से, और एच यू जो है वो ई के माइनस ई एल के इक्वल है, क्योंकि हमें समझा रहा था कि एच यू का फोटोन निकला जब के सेल से के सेल में जंप किया एल सेल का इलेक्ट्रॉन, तो ई के माइनस ई एल जो है वो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटोन की एनर्जी होगी एच यू। और अगर और जो एल सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जिनसे वो जाके टकराने वाला है, अगर उससे ज़्यादा एनर्जी अगर है किसके पास? फोटोन के पास में, तभी ये फोटो जो हमारा फिनोमेना है जो हम ऑगर इफेक्ट जिसे हम कह रहे हैं वो तभी होगा जब ई के माइनस ई एल की वैल्यू ई एल से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इस फिनोमेना के लिए जरूरी है ई के माइनस ई एल की जो वैल्यू है, जो फोटोन की एनर्जी है वो ई एल से ज़्यादा हो एल सेल के इलेक्ट्रॉन से। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि एल सेल जो है वो क्लोज है, इससे टकराता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी। पहले तो एक वैकेंसी को एल सेल से बनने आ गया था, के सेल में वैकेंसी हुई थी तो एल से जब किया था इलेक्ट्रॉन ने यहाँ आके, अगर अब एल में वैकेंसी खाली हो जाएगी क्योंकि एल में जो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन के सेल में आ गया है, तो फिर क्या होगा? एम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एल में जंप कर जाएगा। और अगर आगे ऑर्बिट है तो जब तक जो ये वैकेंसी नीचे क्रिएट हुई थी के सेल में, जब तक वो वैकेंसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं पहुंच जाती तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। जैसे ही ये पूरा का पूरा फिनोमेना कंप्लीट तब होगा जब वो वैकेंसी जो क्रिएट हुई थी जब वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहुंच जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि जो एनर्जी थी फोटोन जो निकला था उसकी एनर्जी ई के माइनस ई एल थी, ई एल खर्च हो गई उसमें से किसको? इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में, और जो बाकी की एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन जो ऑगर इलेक्ट्रॉन होगा उस ऑगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ई के माइनस ई एल जो फोटोन की एनर्जी थी वो उसमें से ई एल खर्च हो गई इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में, और रेस्ट जो एनर्जी बचेगी जो रहेगी ई के माइनस ई एल जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑगर इलेक्ट्रॉन होगी, तो उसकी वैल्यू होगी ई के माइनस 2l। तो यहाँ पे मैंने लिखा होगा ई के माइनस 2l जो है वो हमारी कहलाएगी किसकी एनर्जी, जो हमारा फिनोमेना हो रहा है जो काइनेटिक एनर्जी है ऑगर इलेक्ट्रॉन की, वो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑगर इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी ई के माइनस ई एल। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी ऑगर इलेक्ट्रॉन की, ऑगर इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ई के माइनस 2l। अब यहाँ से समझने का प्रयास करें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, कंपटीशंस की दुनिया में आता है, नेट में भी क्वेश्चन इस पे आया। के सेल की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी थी और एल सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी थी, और पूछा था कि अगर इलेक्ट्रॉन जो एमिट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बताएं, तो हमें क्या करना होगा ई के माइनस 2l। अब जैसे हमारे पास यहाँ से हम एक चीज और भी समझ सकते हैं कि अगर के की बाइंडिंग एनर्जी ई एल सेल की जो बाइंडिंग एनर्जी है अगर उसके ट्वाइस से ज़्यादा है तभी और उसी केस के अंदर ये ऑगर इफेक्ट हो पाएगा। ऐसा नहीं ऑलवेज होगा, इसके लिए कंडीशंस होंगी। उसका रीजन क्या होगा कि अगर हमारी ये वैल्यू 2l ज़्यादा हो और ई के कम हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑगर इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव हो जाएगी, और कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी नहीं रख सकता। तो आपसे क्वेश्चन अगर कंडीशंस की दुनिया में देखें तो ये हमसे पूछता है कि ऑगर इफेक्ट की कंडीशन क्या है, तो ऑगर इफेक्ट की कंडीशंस है ई के ग्रेटर देन 2l। लाइटर एटम्स में जनरली जो लाइटर एटम्स होते हैं उसी में ये कंडीशंस मीट आउट होती है, तो ये जो इफेक्ट होता है प्रीडोमिनेंटली वो किस में होता है? लाइटर एटम्स के लिए, और जो लाइटर न्यूक्लियस है उनमें ही पाया जाता है ऐसा केस। उसके साथ साथ में जैसे इस पर अप्लाइड क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है तो क्या कर सकता है, के सेल की और एल सेल की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो दे सकता है, जैसे के की और एल की दे दी बाइंडिंग एनर्जी। मैं कोई इमेजरी क्वेश्चन अगर क्रिएट करूँ, के की बाइंडिंग एनर्जी 20 है, एल की हमारी 15 है, और हमारी ये 20 है, ये हमारे पास अगर 16 है, ये 20 है, ये 12 है, और ये 20 है, और ये 8 है। कहता है कि इनमें बताइए किस केस के अंदर ऑगर इफेक्ट की पॉसिबिलिटीज है। तो क्या होगा जब हम यहाँ से 20 माइनस 30 करेंगे ई के माइनस 2l तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे ऑगर इफेक्ट नहीं हो सकता। उसके अलावा 20 माइनस 32 होगा, यहाँ पे भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव आएगी, तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट केस में देखें तो 20 माइनस 24 होगा, वो भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे भी ऑगर इफेक्ट नहीं हो सकता।
और इस दूसरे केस में जो हमारा लास्ट वाला केस है, इस केस के अंदर हम देखें तो यहाँ से आएगा 20 माइनस 16, 20 माइनस ई के माइनस 12 हम कर रहे हैं यहाँ पे सारे केसों में। तो यहाँ से 20 माइनस 16 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे ऑगर इफेक्ट की संभावना है इस केस के अंदर। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन साथ नहीं लगाता, ई के की बाइंडिंग एनर्जी बताता है और दूसरी जो बाइंडिंग एनर्जी हमें बताता है वो बताता है के सेल की और एल सेल की, और फिर पूछता है काइनेटिक एनर्जी ऑगर इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करें। उसके साथ साथ एक चीज जो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे बताना चाहूँगा आप सबको, वो यह है कि बेसिकली ऑगर इफेक्ट प्रीडोमिनेंटली क्यों नहीं होता। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो ऑलवेज होने के चांसेस में प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? दो प्रॉब्लम्स हैं मेजर तौर पे। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाए और हमारी कंडीशंस ई के ग्रेटर देन 2L की कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। इसका सिंपलेस्ट मतलब ये होगा कि जो फोटोन जब के सेल में जब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर के कारण वैकेंसी पैदा हुई है, एल सेल का इलेक्ट्रॉन जब के में जंप करेगा तो वहाँ पे जो उसके पास एनर्जी होगी, फोटोन जो इमिट होगा वो ई के माइनस EL होगी। अगर इस ई के माइनस EL की, ई के का मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के सेल, EL का मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एल सेल। तो ई के माइनस EL की वैल्यू अगर सपोज किया जो फोटोन है उसके पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो एल सेल के इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करे और फिर उस इलेक्ट्रॉन को वो इमिट ना कर पाए, मींस बाहर ना निकाल पाए, उसके पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी ना हो तो भी ऑगर इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटीज हमारी क्या है कि उसके पास सफिशिएंट एनर्जी तो है लेकिन क्या है, उसका कोलिजन ही ना हो इलेक्ट्रॉन से। क्या हुआ, जैसे यहाँ से फोटोन, यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जब किया और ये तुरंत से यहाँ पे जो एक्सरे बीम है वो पैदा हुआ, मींस फोटोन पैदा हुआ, अगर उसने कोलिजन ही नहीं किया एल सेल के इलेक्ट्रॉन से तो फिर ऑगर इफेक्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोलिजन की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि जब हम टाइम टेकन कैलकुलेट करते हैं कि भाई टाइम टेकन जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितना समय लेता है, तो पता चलेगा कि टाइम जो होगा, अगर हम रेडियस आर की हम कोई ऑर्बिट लें तो उसके जो डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रॉन के द्वारा चली गई वो 2πr होगी, और वेलोसिटी v से सपोज किया इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो टाइम टेकन जो होगा वो 2πr/v होगा। तो 2πr/v में r की जो वैल्यू है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की है, तो यहाँ पे हम वैल्यू देखेंगे वो 10⁻⁻10 के ऑर्डर का आएगा। वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में वो 10⁻6 या 10⁻7 के ऑर्डर की होती है। तो अगर यहाँ से हम देखें, अगर हम 10⁻6 के ऑर्डर की भी लें इसको, तो यहाँ से हमें पता चलेगा 10⁻16 आ गया। 10⁻16 आने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सेकंड में वो 10⁻16 टाइम्स ऑसिलेट कर जाता है, पूरा एक मतलब जो रिवोल्यूशन है उसके एक सेकंड में 10⁻16 रिवोल्यूशन हो रहे हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ मूव कर रहे हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ मूव कर रहे हैं और ये छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो रीजन है वो हमारा होलो पड़ा हुआ है, तो उसी रीजन से क्या होगा, जो फोटोन है वो हमारा निकल के चला जाएगा और वो उससे कोलिजन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन से, और जब वो इलेक्ट्रॉन से कोलिजन ही नहीं करेगा तो ये फिनोमेना जो ऑगर इफेक्ट का है सफिशिएंट एनर्जी के बाद भी ये फिनोमेना नहीं हो पाएगा। तो ऑगर इफेक्ट जो है वो फ्रीक्वेंट होने वाला फिनोमेना नहीं है, बल्कि क्या होता है, कभी कभी होता है, रेयरली जो है वो फिनोमेना होता है। तो इस चीज़ को समझें कि ऑगर इफेक्ट क्या है, किस तरीका से होता है। तो ये मैं डिस्कशन दे रहा था। साथ साथ जो मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा वो ये है कि जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं उसमें अगर हम समझें तो ये समझ सकते हैं कि अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल हैं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटीज नहीं है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर की उस केस के अंदर। लेकिन अगर प्रोटॉन एक्सिस में है, न्यूट्रॉन कम है, तो प्रोटॉन चाहेंगे कि वो चेंज हो जाए किसमें, न्यूट्रॉन में। और अगर न्यूट्रॉन बहुत एक्सिस में हो जाते हैं तो वो फिर कोशिश कर रहे होते हैं कि न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट होकर न्यूट्रॉन घटें और क्या हो, प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो, जिससे n/p की रेशो की तरफ को अप्रोच हो। तो ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाइन जो मैंने पहले भी डिस्कस की है उससे भी आप मैचिंग करा सकते हैं कि दुनिया की जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो जो हमारा पेरेक्स न्यूक्लियस और डॉटेड न्यूक्लियस है, पेरेक्स न्यूक्लियस अगर हमारा मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाइन से डिपार्चर करता है तो डॉटेड न्यूक्लियस इधर की तरफ अप्रोच करता है जहाँ वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाइन की तरफ को अप्रोच हो, जिसके चलते हमें ये पता चलेगा कि दुनिया की सारी जो नेचुरल प्रोसेस हैं वो स्टेबिलिटी को करने के लिए ही होती हैं। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर और ऑगर इफेक्ट भी इसीलिए होता है कि जब अनस्टेबिलिटी पैदा होती है तो सिस्टम चाहता है कि उसे भी किसी भी तरीका से स्टेबलाइज कर लिया जाए, तो उसके लिए ये होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपकी समझ में आए होंगे। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर और ऑगर इफेक्ट।
इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा एक सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला से मैं इसको कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। एक टर्म होती है सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला में एसिमेट्रिकल एनर्जी टर्म। वो एसिमेट्रिकल टर्म जो होती है वो इसी वजह से आती है पिक्चर में कि न्यूट्रॉन अगर एक्सेस में हो जाते हैं प्रोटॉन से तब भी वहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आती है, और जो हमारा प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन से एक्सेस में हो जाते हैं तब भी वो टर्म्स जो फाइनाइट वैल्यू देती है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सिमेट्रिकल हों मीन्स बराबर हों तो वहाँ पे वो एसिमेट्रिकल एनर्जी टर्म जीरो हो जाती है, जो हमें ये पता चलेगा कि एसिमेट्री जो है वो अनस्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि जो इसमें कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए वो निश्चित तौर से आपको बेनिफिट देंगे। 3 चीज़ें जो महत्वपूर्ण तौर से मैं इसमें डिस्कस कर रहा था वो डिस्कस कर रहा था ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर फिनोमेना, और डिस्कस कर रहा था ऑगर इफेक्ट, और साथ साथ ये भी बताने का प्रयास कर रहा था कि एसिमेट्रिकल एनर्जी टर्म जो होती है वो बेसिकली अनइक्वलिटीज़ की वजह से पैदा होती है। और बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। तो आगे देखते रहे ये क्वालिटी कंसेप्ट न्यूक्लियर फिजिक्स के, ये खासतौर से सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो वेरियस कम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन कर रहे हों और चाहे वो वेरियस कम्पिटिशन्स के साथ साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और MSc के स्टूडेंट्स हैं, BSc के स्टूडेंट्स हैं, सभी को ये निश्चित तौर से बेनिफिट देगी। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर आगे कुछ और वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।